Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ये टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हो। देन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट यह है कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। हमेशा की तरह आज भी हमारा टारगेट 2K प्लस लाइक्स का रहने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट सी बात बता दूं। देखो पता है आपको 5 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का जो प्रीलिम्स पेपर है वो ऑलरेडी हो चुका है। अब इस पूरे पेपर का एनालिसिस मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। इस चैनल को जैसे ही आप लोग ओपन करोगे 2-3 वीडियोस को छोड़ने के बाद में आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे डिटेल से मैंने आपको समझाया है कि अब की बार का यूपीएससी का पैटर्न क्या रहा है। हर साल एक नया सरप्राइज़ मिलता है, अब की बार क्या नया सरप्राइज़ मिला है वो भी मैंने आपको समझाया है। साथ ही साथ मेंशन किया है कि 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को अब की बार पेपर के अंदर अपने वीडियो से निकलते हुए देखने को मिलेंगे, और वो सारी बातें मैंने जब प्रूफ की तरह दिखाई हुई हैं कि हाँ पिछले साल में हमने कौन कौन सी तारीख में कौन कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और वो क्वेश्चन के फॉर्म में अब की बार कैसे पूछे गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक बार जाकर इसको विजिट ज़रूर करना। इसी वजह से इस पूरे स्लाइड को मैंने दोबारा से लगाया ताकि मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। देन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यह है हमारा आज का सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को सुनना है क्योंकि आप लोगों ने देखा बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब की बार, और वो चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखी थी। तो बहुत ध्यान से सुनना है, और पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। लेक्चर को सुनने के बाद में एक बार इसको रिवाइज कर लेना पीडीएफ से, तो आपको ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ट्रिंकोमाली पोर्ट के बारे में। तो श्रीलंका का ट्रिंकोमाली पोर्ट पिछले 1 साल में लगातार 4 बार चर्चा में आ चुका है। अब ये फिर से चर्चा में आ चुका है, तो डिस्कस करेंगे ट्रिंकोमाली पोर्ट क्या है, प्लस भारत के लिए इस पोर्ट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। भारत बहुत लंबे समय से ट्रिंकोमाली पोर्ट के पीछे पड़ा हुआ है। हम लोग समझेंगे ये भारत को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है, लेकिन अभी के लिए समझते यह हैं ये ट्रिंकोमाली पोर्ट चर्चा में क्यों आया। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। बात ये की जा रही है कि लगातार श्रीलंका अभी प्लानिंग कर रहा है कि इस ट्रिंकोमाली पोर्ट को एक इंडस्ट्रियल हब बना दिया जाए। यानी कि श्रीलंका की कोशिश है कि अभी यहाँ पे क्या किया जाए, लगातार विदेश का इन्वेस्टमेंट लाया जाए। बाहर से इन्वेस्टमेंट होगा, लोकल इन्वेस्टमेंट होगा, तो इस ज़मीन को मोनेटाइज कर पाएंगे, यहाँ से पैसा कमा पाएंगे, जो कि श्रीलंका को काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहे हैं। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट करवाओगे, सिलेबस के अंदर आपको ये दोनों टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि ट्रिंकोमाली पोर्ट क्यों चर्चा में आ चुका है। अब पहले तो हम लोग लोकेशन देखते हैं ट्रिंकोमाली पोर्ट की। देखो आपको ट्रिंकोमाली पोर्ट एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये श्रीलंका का मैप है, ये आपको पोर्ट देखने को मिल जाएगा। जितने भी रेड कलर के डॉट्स हैं ये बड़े बड़े बंदरगाह हैं, बड़े बड़े पोर्ट हैं, और जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं ये छोटे छोटे बंदरगाह देखने को मिलते हैं श्रीलंका के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रिंकोमाली की। जब आप लोग ट्रिंकोमाली को देखोगे तो इसको दुनिया का 2nd लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर के नाम से जानते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने के लिए, दुनिया का 2nd लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर यानी कि नेचुरल बंदरगाह, ये प्रकृति की देन है। इसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया, या फिर आप कह सकते हो ये ऑलरेडी नेचुरली ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे बहुत आराम से एक प्रोटेक्शन देकर इस पोर्ट को बहुत अच्छे से रखा जा सकता है। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है इसका मतलब, और कैसे यहाँ पर इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये नेचुरली हार्बर है। तो यहाँ पे हमने देखा ये वर्ल्ड का 2nd नेचुरल हार्बर पोर्ट है। तो फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है सिडनी पोर्ट। ध्यान रखना, ये आपको इन्फॉर्मेशन गूगल पर मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी पोर्ट है वो यहाँ पर दुनिया का पहला नेचुरल बंदरगाह देखने को मिलता है। तो अभी तो आप लोगों ने ट्रिंकोमाली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान ली है। अब ये जो बंदरगाह है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ऐसी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा ट्रिंकोमाली पोर्ट एग्जैक्टली यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर किसी जहाज़ को इस बंदरगाह तक आना है तो वो आराम से अंदर तक आ सकता है, और वो भी यहाँ तक आ सकता है ना। यही इसकी एक खासियत है। अभी बस थोड़ा सा रुक जाओ, इसको यहाँ पे मैं बताकर सारा इंटरेस्ट ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ, आपको बताऊँगा इसका इंपॉर्टेंस क्या देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा ये सुनकर कि एग्जैक्टली इसका क्या यहाँ पर ये इसको हम लोग क्यों बोलते हैं नेचुरली एक पोर्ट।
अब ट्रिंकोमाली पोर्ट को लेकर यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाते हैं आपकी बारे में। लोकेशन को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। जब हम लोग बात करते हैं ट्रिंकोमाली पोर्ट की, तो ये श्रीलंका का मैप हुआ। नदर्न साइड में आपको ये ट्रिंकोमाली पोर्ट देखने को मिल जाता है। ट्रिंकोमाली पोर्ट यहाँ पर ये ट्रिंकोमाली बे पर सिचुएटेड है। इस बे को हम लोग पहले कोडियार बे के नाम से जाना करते थे। ये पोर्ट बेसिकली भारत के चेन्नई के पास में, क्योंकि आप देख पाओगे ऊपर यहाँ पर इंडिया की भी देखने को मिल जाता है, तो बिल्कुल पास में आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा ट्रिंकोमाली पोर्ट। ये कुछ इस प्रकार से आपको नज़ारा देखने को मिलता है पोर्ट का। ये सारी पिक्चर्स आपको गूगल पर मिल जाने वाली हैं इस पोर्ट की। मैंने आपको बताया ये पोर्ट में जो जहाज़ है वो बिल्कुल एंड तक पहुँच सकता है, और यही एक ख़ास बात है। वो ख़ास बात क्यों है समझेंगे आगे। तो ये हमने ट्रिंकोमाली पोर्ट के बारे में जाना। अब बात करते हैं इंडिया के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। भारत बहुत लंबे समय से इस ट्रिंकोमाली पोर्ट के साथ में एक एग्रीमेंट करने के लिए काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ है। उसके पीछे के कई सारे कारण हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं एग्जैक्टली कि इसको नेचुरल हार्बर क्यों बोलते हैं। देखो भारत को एक कैसा फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभी टैंकर बने हुए हैं। वो टैंकर अंग्रेज़ बनाकर चले गए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। इन टैंकरों ने बहुत ज़्यादा मदद करी थी अंग्रेज़ों की। तो वो टैंकर आज के टाइम पर ऐसे ही हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, जंग लगी हुई है। वो ऑयल टैंकर है, उनके अंदर हम लोग ऑयल भर के रख सकते हैं। तो जंग लगी हुई है, वो बेकार हो चुके हैं। श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं है कि उन टैंकर को वो डेवलप कर पाए। तो उसी के लिए यहाँ पर भारत चाहता यह है कि हम लोग इसको डेवलप करें, श्रीलंका भी इसका फ़ायदा उठाए और भारत भी इसका फ़ायदा उठाए। अब यहाँ पर ये फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रिंकोमाली पोर्ट है ये एक नेचुरल पोर्ट है, एक नेचुरल हार्बर है। नेचुरल हार्बर का मतलब यह है कि यहाँ पर आप देखो ये टैंकर यहाँ पे बने हुए हैं, और मान लो यहाँ कहीं पास से हमारा जहाज़ निकल रहा है, जहाज़ में फ्यूल ख़त्म हो गया, हमने यहाँ पर तेल भर रखा है। अब इससे क्या होगा, हम लोग अपने जहाज़ को अंदर तक ले पाएंगे, ठीक है। और बाकी सारे जो पोर्ट आप देख पाते हो वहाँ पे जो पानी है ना, यहाँ पे मतलब तट के पास जो पानी है वो बहुत कम होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता। लेकिन इसको हम लोग नेचुरल हार्बर पोर्ट इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गहरा है और जो जहाज़ है वो एंड तक पहुँच पाता है। और दूसरा कारण इसका यह है, पहला कारण तो ये हो गया एंड तक जहाज़ पहुँच पाएगा। दूसरा कारण आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हम लोगों ने एक गार्ड बैठा दिया, एक जहाज़ अपने गार्ड वाला जहाज़ यहाँ पे लगा दिया और एक गार्ड जहाज़ यहाँ पे लगा दिया, तो हम इस एरिया को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। तो इस एरिया को हम लोग एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, इस पोर्ट को हम लोग पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक नेचुरली पोर्ट बना हुआ है, क्योंकि आप देख पाओगे ये तो पूरी तरफ से चारों तरफ से बंद है, इधर से खुला हुआ है, इधर से यहाँ पर एक प्रोटेक्शन बोट को हम लोग लगा सकते हैं, इधर से एक प्रोटेक्शन शिप को लगा सकते हैं, और इससे यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा दी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने देखा कि हाँ, इसको हम लोग नेचुरल हार्बर के नाम से क्यों जानते हैं। तो एक नेचुरल हार्बर है, पूरे एशिया के अंदर इकलौता सा नेचुरल हार्बर देखने को मिलेगा, जिससे भारत को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, चाइना के इन्फ्लुएंस को हम लोग बैलेंस कर पाएंगे, ये दूसरा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग ये वाला मैप देखोगे तो यहाँ पे एक पोर्ट और है, ये तो ट्रिंकोमाली हो गया यहाँ पर एग्जैक्टली। अब हम्बनतोटा पोर्ट यहाँ पर है। अभी जो हम्बनतोटा पोर्ट है ये श्रीलंका ने क्या कर दिया, चाइना को दे दिया। चाइना ने यहाँ पर इसको डेवलप कर रखा है। 99 ईयर्स के लिए लीज पर, रेंट पर इस हम्बनतोटा पोर्ट को चाइना ऑलरेडी ले चुका है। तो भारत को यहाँ पर ज़रूरत है कि हमारे पास भी यहाँ पर चाइना के इन्फ्लुएंस को टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेजेंस होनी चाहिए। तो भारत भी यहाँ पर इस पोर्ट के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर एक प्रेजेंस मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर चाइना बैठ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। फिर उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ चीज़ें अभी जो बताई हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर इसी चक्कर में क्या हुआ है, भारत ने चाइना को टैकल करने के लिए प्लस ये जो पोर्ट है इसके सारे फ़ायदे उठाने के लिए एक डील सेट कर ली थी श्रीलंका के साथ में। ये अब की बार जनवरी का आर्टिकल है, स्टार्टिंग में जनवरी में ये आर्टिकल कवर किया गया था। तो भारत ने श्रीलंका के साथ में एक डील करी है। डील ये करी है कि जो ट्रिंकोमाली के ऑयल टैंक्स हैं, इन टैंक्स को हम लोग डेवलप करेंगे, पैसा हम खर्चेंगे, हम लोग पैसा खर्चने के बाद में इसको डेवलप करेंगे। जब हम लोग बात करते हैं ऑयल टैंक की, तो ये जो ऑयल टैंक फार्म बना हुआ है ना, इसको ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज बना गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशन। इसका मतलब क्या है समझते हैं। तो ट्रिंकोमाली पोर्ट एक नेचुरल हार्बर है, इतना आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे जब हम लोग ये वाला पिक्चर देखते हैं, ये वाला पिक्चर, तो ये ट्रिंकोमाली पोर्ट के पास का ही है। ये ट्रिंकोमाली पोर्ट है, इसके पीछे पूरा आज के टाइम का सिनेरियो ऐसा है। यहाँ पे जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं ये ऑयल टैंकर्स बने हुए हैं, ठीक है। ये गोल गोल क्या है, ऑयल टैंकर्स हैं।
और ऑयल टैंकर्स की हालात आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत पुराने से हो चुके हैं, जंग लग चुकी है। ये टोटल कितने टैंकर्स हैं, तो लगभग 99 के आसपास हैं। ये टैंकर्स आप कह सकते हो दुबके हुए हैं। अगर मैं इस वीडियो को इस स्लाइड को अगर जूम करूं आपके सामने, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से देख पाओगे। एग्जैक्टली अगर मैं जूम करूं तो एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे हम लोगों ने जूम किया तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे, वो यह है कि यहाँ पे जो ये पोर्ट है, एक सेकेंड रुक जाओ, ये आप लोगों ने देखा है ना, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सारे जो है ये सब ये टैंकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सब टैंकर छुपे हुए बने हुए हैं, एग्जैक्टली है ना। तो यहाँ पे क्या है, इन टैंकर्स के अंदर हम लोग ऑयल भर सकते हैं। ये बहुत पुराने टैंकर हैं। इसको वर्ल्ड वॉर 2 में क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बनाया था, ताकि वो क्या कर सकें, अगर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और इंडो पैसिफिक वाले रीजन की साइड में है तो उनको यहाँ पर इससे एक फ़ायदा मिल सके और अपने जो भी यहाँ पर जहाज़ वगैरह है उसको वो रिफ्यूल कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इस टैंकर फार्म को बनाया। अब हुआ क्या, बहुत पुराने हो चुके हैं, तो इसके लिए इसको नया करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। श्रीलंका अकेला यहाँ पर पैसा लगा नहीं पाएगा, हालात वैसे ख़राब हैं। तो भारत ने फोकस किया है कि हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर पैसा खर्चें और उसके बाद इन टैंकर्स को नया करें, यहाँ पे तेल भरें और फिर उसके बाद ये हमारे लिए काम करेगा। हमें अगर ज़रूरत पड़ती ही है, हम लोग अगर हमारा जहाज़ इधर कहीं साइड पर होता है, यहाँ कहीं साइड पर होता है, इधर कहीं जा रहा होता है, इधर कहीं जा रहा होता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग यहीं से क्या करेंगे, अपने जहाज़ को लेकर जाएंगे, अंदर तक जाएगा जहाज़ और यहाँ से तेल को भर लेगा। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे अंग्रेज़ों ने किया था, एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशन इसको यूज़ किया था। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देख पाओगे भारत पिछले 35 साल से श्रीलंका के साथ में फोकस कर रहा है कि भाई यहाँ पर इस पोर्ट का एक्सेस दो हमें। ठीक है, इसी चक्कर में इंडिया लंका अकॉर्ड हुआ था 1987 के अंदर में। ये जो ट्रिंकोमाली टैंक है ना, ये पता है कितने टैंक है, लगभग 99 टैंक हैं। इन 99 टैंक में से कुछ टैंकर तो श्रीलंका ने डेवलप करे 15 के आसपास, लेकिन अभी बहुत सारे टैंकर हैं जो कि भारत चाहता है वो डेवलप करे। और पता है खास बात क्या है, जो एक टैंकर है, इस एक टैंकर की कैपेसिटी 12,000 किलोलीटर्स की है, यानी एक टैंकर में 12,000 लीटर के आसपास का तेल आ सकता है। लेकिन अभी इसको दोबारा से सही करना पड़ेगा, रिफर्बिश करना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। भारत बहुत लंबे समय से फोकस कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे एक अकॉर्ड हुआ था, मैंने आपको बताया 1987 में, इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड, राजीव और जयवर्णय अकॉर्ड इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, उसके साथ साथ श्रीलंका के प्रेसिडेंट जे.आर. जयवर्णय, दोनों के बीच में यहाँ पर अकॉर्ड हुआ था। सिविल वॉर चल रहा था, सिविल वॉर के टाइम पर भारत ने श्रीलंका को सपोर्ट भी किया और श्रीलंका की सरकार को यहाँ पर एग्जैक्टली सपोर्ट किया, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर लिट्टे ग्रुप हुआ, दूसरी तरफ यहाँ पर आप कह सकते हो श्रीलंका था। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका को एक सपोर्ट मिल जाता है इस पूरे वॉर के अंदर। भारत यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है श्रीलंका की सरकार को। उसके बाद में हम लोग लगातार डील कर रहे थे कि भाई यहाँ पर ये जो पोर्ट है इसका एक्सेस हम लोग को मिल जाना चाहिए। ये जो सिविल वॉर है, गृह युद्ध श्रीलंका के अंदर, ये एंड होता है बहुत समय बाद। ठीक है ना। और इसी सिविल वॉर के अंदर लगभग 70,000 लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि ये जो लिट्टे ग्रुप है ये कहीं ना कहीं गुरिल्ला वॉर को स्टार्ट कर देता है। तो इसमें यहाँ पर भारत पूरी तरह से मदद करवाता है, किसकी, यहाँ पे मदद देता है श्रीलंका की सरकार को। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो भारत ने उसी समय बोला था, बहुत लंबे समय से हम फोकस कर रहे थे कि भाई यहाँ पर ट्रिंकोमाली पोर्ट का एक्सेस हम लोग को मिल जाना चाहिए, लेकिन श्रीलंका अभी तक दे नहीं रहा था। नाउ फाइनली यहाँ पर स्टार्टिंग के कुछ ईयर में स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में 2022 के, तो अभी श्रीलंका ने फोकस किया है कि हाँ बिल्कुल हम लोग यहाँ पर एक तरीके से कुछ पोर्ट्स हैं, कुछ टैंकर्स हैं, उसको भारत डेवलप कर सकता है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। ये क्लियर हो गया। उसके बाद इंडियन कंपनीज अगर यहाँ पे पोर्ट को डेवलप करती हैं, यानी इस पूरे टैंकर्स को अच्छी तरीके से डेवलप कर पाती हैं, तो इससे भारत को काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा। और अभी क्या हुआ है, हमारा जो इंडियन ऑयल कंपनी है और श्रीलंका का सेलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, ये दोनों ऑलरेडी यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। यहाँ पे ये जो ट्रिंकोमाली टैंकर्स हैं इनको हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं और इससे भारत यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स लेने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, इससे हम लोग चाइना को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि चाइना भी यहाँ पर एक तरीके से घूमता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो हम्बनतोता पोर्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, यानी श्रीलंका के अंदर जो हम्बनतोता पोर्ट है ये चाइना के कब्जे में है। और एग्जैक्टली आप देख पाओगे ये चाइना का 1 बोल्ट एंड 1 रोड इनिशिएटिव के अंदर में आता है। यानी चाइना ने एक तरीके से दुनिया भर को कनेक्ट करने के ऊपर फोकस कर रखा है अपने इस पूरे प्रोजेक्ट से। और इनफैक्ट यहाँ पे आप देख पाओगे एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से भी प्रोजेक्ट जाना जाता है, जो कि इस प्रकार से चाइना ने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे इंडिया को चारों तरफ से घेर रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। ये मैंने आप लोगों को 1 बेल्ट 1 रोड के बारे में बता दिया। बाकी चाइना के इन्फ्लुएंस को कैसे टैकल कर सकते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। ट्रिंकोमाली क्या है ये हम लोगों ने समझा और अच्छे से यहाँ पर कवर कर लिया है।
इस डील का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ पे आप कह सकते हो एक नेचुरल हार्बर है, इसकी वजह से भारत को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा, हम अपने जहाज़ की रिफ्यूलिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और पूछा जा सकता है। आईटी रूल्स 2021 पिछले साल बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, तो अभी किसी को आईटी रूल्स 2021 समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा वेट करो, आज हम लोग इसको समझेंगे। लेकिन अभी आईटी रूल्स चर्चा में क्यों आ चुके हैं, तो यहाँ पे एक प्रपोजल दिया गया है सरकार के थ्रू कि हम लोग एक अपीलेट कमेटी बनाएंगे फॉर सोशल मीडिया ग्रीवेंस। अब इस अपीलेट कमेटी का क्या फोकस होगा, प्लस अपीलेट कमेटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, वो सारी बातें समझेंगे। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके सिलेबस के अंदर ऑलरेडी मैंशनड हैं। तो यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल है, द हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, सारे न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक पैनल बनाया गया है जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ अपील्स को हेयर करेगा। तो बेसिक मुद्दा क्या है, एक प्रपोजल आया। प्रपोजल ये है कि ग्रीवांस अपीलेट कमेटी को यहाँ पर सेटअप किया जाएगा, जो कि क्या करेगा, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अगर किसी की कंप्लेंट होगी उसकी सुनवाई करेगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हम लोग आईटी रूल्स को जब लेकर आए थे, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आईटी रूल्स 2021 को लेकर आए थे, तो सरकार का मेजर फोकस ये था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट है, फेक कंटेंट है या पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, इस चीज़ को रेगुलेट किया जा सके, इस चीज़ के ऊपर एक कंट्रोल लगाया जा सके। सरकार का ये मेजर फोकस था। अब क्या हुआ कि इसके बाद काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लोगों का कहना यह हुआ कि सरकार का ये जो स्टेप है बहुत गलत है। इस प्रकार की कंट्रोवर्सी लगातार चल भी रही थी। और यहाँ पर इसी रूल के अंदर हम लोगों ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यानी कि जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने बोला था कि आप एक ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करोगे। ग्रीवेंस ऑफिसर मतलब यहाँ पे अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसको सोशल मीडिया पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो यहाँ पे कंप्लेंट कहाँ पे करेगा, इस ग्रीवेंस ऑफिसर के पास में कंप्लेंट करेगा और ये ग्रीवेंस ऑफिसर जल्द से जल्द उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कर देगा, उसको यहाँ पे एक सोल्यूशन देगा। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि खाली इस ग्रीवेंस ऑफिसर का काम नहीं चल पाएगा। ये यहाँ पर बताया गया कि ये जो ग्रीवेंस ऑफिसर आप लोग लेकर आ रहे हो, ये मतलब ऑलरेडी बनाया गया है ग्रीवेंस ऑफिसर, अगर ये व्यक्ति जिसने कंप्लेंट यहाँ पर पहुँचाई है वो इस ग्रीवेंस ऑफिसर से भी संतुष्ट नहीं हो पाया, तो ये कहाँ पर जाएगा, तो उसके कहीं और जाने का कोई उपाय नहीं था। तो उसी के लिए सरकार ने एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी को बना दिया है कि यहाँ से भी अगर वो संतुष्ट नहीं हो पाता है तो उसको, यानी ग्रीवेंस ऑफिसर भी अगर उसके अगेंस्ट में वो कोई सुनवाई दे देता है या आप कह सकते हो उसकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो वो व्यक्ति इस ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के अंदर एक अपील करेगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर अब की बार का मेजर फोकस है। तो मतलब कि इस आईटी रूल के अंदर एक पोस्ट को ऑलरेडी और बढ़ा दिया गया है। तो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी क्या है ये मैंने आप लोग को समझा दिया। इसको बनाया जाएगा, ऐसा हमारी सरकार ने ऑलरेडी बता दिया है। आईटी रूल्स 2021 के अंदर इसको हम लोग बनाएंगे। प्लस जो ग्रीवेंस ऑफिसर ऑलरेडी हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू अपॉइंटेड है, उनके अलावा यहाँ पर ये कमेटी बनती हुई नजर आएगी। इस कमेटी के अंदर कौन कौन होगा, तो एक चेयरपर्सन होंगे, प्लस यहाँ पे कुछ और मेंबर्स होंगे जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, केंद्र सरकार यहाँ पर अपॉइंट करने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के अंदर हमारे चेयरपर्सन प्लस और दूसरे मेंबर्स जो कि हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब ये काम कैसे करेगा, काम ऐसे करेगा कि देखो, अभी तक क्या था कि मान लो कोई पर्सन है जिसको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो क्या हुआ, वो ग्रीवेंस ऑफिसर के पास गया जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने खुद अपॉइंट कर रखा है, लेकिन वहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो वो अपील करेगा ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में। तो 30 डेज़ के अंदर अंदर यहाँ पर ये अपील की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर इन्हीं दिन के अंदर सुनवाई की जाएगी। ठीक है ना, तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हो। अब एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन ये आता है कि जब इतना कुछ था पहले से ही इस आईटी रूल के अंदर, तो हम लोग को क्यों एक अलग से ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी की ज़रूरत पड़ रही थी। तो साल 2021 के अंदर क्या होता है, बहुत बार कंटेंट को लेकर एक बवाल मचता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर काफ़ी बड़ा बड़ा बवाल मचता है। ट्विटर पर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा हंगामा मचता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स एक्ट को लेकर आया गया था, मतलब फार्मर बिल्स को लेकर आया गया था, जो तीन फार्म बिल्स पास करे गए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, ट्विटर पर बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट अपलोड हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, सरकार ने बहुत लोगों के अकाउंट्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, ब्लॉगर्स, एक्टर्स, तो इन सब लोगों को यहाँ पर बैन करवाया, उन सब के अकाउंट्स यहाँ पे ब्लॉक करवाए ट्विटर पर से। तो एक कंट्रोवर्सी सी यहाँ पर क्रिएट हो रही थी। इंटरनेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया के अंदर,
और इसी वजह से यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि भाई यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए एक और अपीलेट कमेटी होनी चाहिए। तो लगातार कंट्रोवर्सीज बढ़ रही हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर हम लोगों ने इस कमेटी को बनाया है, ऐसा यहाँ पर सरकार बोलती है। ठीक है ना। हालांकि दुनिया भर में इसकी काफ़ी हद तक निंदा की जाती है। यूएन जो स्पेशल रिपोर्टर है, इनका कहना यह है कि भारत ने गलत किया है। ये जो आईटी रूल है, सेक्शन 4 है इसका जो आईटी रूल का, ये यहाँ पर ये भी बोलता है, मैं आपको चलो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, आईटी रूल जब समझाऊंगा तब मैं आपको यहाँ पर भी लेकर आऊँगा, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि फिर टुकड़ों में पढ़ लेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा, एक सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि आईटी रूल्स 2021 एग्जैक्टली ये क्या है, कैसे वर्क करता है। पहली चीज़ आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, बहुत लंबी चौड़ी फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इसको यहाँ पे सरकार पिछले साल 2021 के अंदर लेकर आई थी। ठीक है, इसकी चलो फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ हमें पता चल चुकी है। अब इस पूरे आईटी रूल के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम लोग उसके कंटेंट को रेगुलेट करेंगे। जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, चाहे वो फेक न्यूज़ हो, चाहे वो यहाँ पर कोई दूसरा कंटेंट हुआ, ठीक है, या फिर कोई एक पोर्नोग्राफिक कंटेंट हुआ, उन सबको रेगुलेट करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी इस आईटी रूल के माध्यम से। और इसी को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बोला गया कि जो ग्रीवांस एक रेड्रेसल मैकेनिज्म है वो आप लोग लेकर आओगे, यानी एक ग्रीवांस ऑफिसर को आप लोग अपॉइंट करोगे। अब क्या हुआ, ग्रीवांस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया। अब किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ग्रीवांस ऑफिसर तक कंप्लेंट पहुंचाएगा और फिर वो यहाँ पर उसकी कंप्लेंट के प्रति एक स्टेप उठाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर इस ग्रीवांस ऑफिसर के ऊपर एक और ग्रीवांस अपीलेट कमेटी को लाने के ऊपर चर्चा की जा रही है, उसके लिए सरकार ऑलरेडी तैयार है। ठीक है ना। अब इस आईटी रूल्स 2021 के अंदर क्या क्या बोला गया। सबसे पहली चीज़, सोशल मीडिया के लिए अलग गाइडलाइंस जारी करी गई हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, इसके लिए अलग गाइडलाइंस हैं और डिजिटल न्यूज़ के लिए अलग गाइडलाइंस हैं। तो सोशल मीडिया के लिए क्या गाइडलाइंस है, पहले इसको समझते हैं। सोशल मीडिया के लिए सरकार ने यहाँ पर यह बोला, जितने भी ट्विटर, फेसबुक, ये व्हाट्सअप, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे बोल दिया कि देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करना है। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर व्हाट्सएप पर किसी ने एक मैसेज फैला दिया और वो जो मैसेज है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो गया। सभी लोगों ने एक दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, करते रह गए और पता चलता है लास्ट में वो एक फेक न्यूज़ है और उसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर एक असर पड़ गया। कुछ भी फेक न्यूज़ फैला दी, इसकी वजह से दुकानें बंद हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सरकार ने बोला कि हमें फर्स्ट ओरिजिनेटर चाहिए, हमें ये पता लगाना है कि ये मैसेज व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर सबसे पहली बार किसने यहाँ पर किया था। तो इसके लिए यहाँ पर सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बोल दिया। तो बेसिकली यहाँ पर यही इसका एक मेजर पर्पज़ है, क्या कि फर्स्ट ओरिजिनेटर को पता लगाया जाएगा और एक ग्रीवांस ऑफिसर तो होगा ही। ग्रीवांस ऑफिसर के पास कोई कंप्लेंट आती है तो 15 दिन के अंदर अंदर वो कंप्लेंट यहाँ पर सुलझानी होगी और अभी एक अपीलेट कमेटी के ऊपर चर्चा की ही जा रही है। इतना आपको समझ में आ गया, सोशल मीडिया के लिए ये बातें रखी गई। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, ये सारे हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। अब यहाँ पर भी सरकार ने बोला हम कंटेंट को रेगुलेट करेंगे और इस कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे 3 गाइडलाइंस जारी करी गई हैं। सबसे पहली बात, सेल्फ क्लासीफाई कंटेंट होगा, यानी कि जो भी आप लोग दिखा रहे हो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वालों से बोला गया आप उस पर एज वाइज कैटेगराइजेशन कर दोगे, यानी 7+ ईयर्स के लिए कौन से लोगों के लिए, मतलब कि 7 साल से प्लस जो लोग हैं उनके लिए कौन सा कंटेंट है, 13+ के लिए कौन सा है, 16+ के लिए कौन सा है, उनके लिए यहाँ पर आप लोग अलग से कैटेगराइज करोगे और एडल्ट के लिए कौन सा कंटेंट है वो भी यहाँ पे कैटेगराइज करोगे। उसके हिसाब से यहाँ पर वो कंटेंट जो है प्ले किया जाएगा, यानी एक कैटेगराइजेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो अपनी एज के हिसाब से व्यक्ति उस कंटेंट पर उतरेगा। फिर दूसरा यहाँ पे बोला गया पेरेंटल लॉक भी होगा, यानी कि एक तरीके से 13+ है, कोई और अबव है तो वहाँ पर एक पेरेंटल लॉक की सिचुएशन भी दी जाएगी। फिर उसके बाद मतलब कि आप कह सकते हो कोई कंटेंट है 13+ का है तो उस पर पेरेंटल लॉक होगा, यानी पेरेंट्स का एक लॉक होगा ताकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति, जो बच्चा है वो यहाँ पर इस कंटेंट तक ना पहुँच पाए। क्योंकि आपने देखा होगा इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादातर आपको ये पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसी को रेगुलेट करने के ऊपर चर्चा की जा रही है। देन यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो एडल्ट के लिए कंटेंट होगा उसको आप लोग अलग से यहाँ पर एक एज वेरिफिकेशन, उसके लिए एक एज वेरिफिकेशन का तरीका लेकर आओगे ताकि जो एडल्ट जो है वो यहाँ पर उस, मतलब अगर एडल्ट है तो एडल्ट वाला कंटेंट एडल्ट तक ही पास ही पहुँच पाए। ठीक है ना। तो बेसिकली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को रेगुलेट करने के ऊपर सरकार ने फोकस किया। फिर डिजिटल न्यूज़ के ऊपर फोकस किया गया। डिजिटल न्यूज़ के लिए यहाँ पर सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बोल दिया गया कि भाई आप
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट नॉर्म्स को फॉलो करोगे, प्लस अपने पास एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी रखोगे, यानी कि आपके पास खुद की एक बॉडी होनी चाहिए जो कि आपके काम को देखेगी कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम लोग एक निचोड़ देखें तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को रेगुलेट करने का काम किया गया है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हो, डिजिटल न्यूज़ के ऊपर हो। ये हमारा फोकस था आईटी रूल्स 2021 के अंदर में। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे आईटी रूल 2021 के अंदर ये तो हमने देखा, तो आप कहोगे बिल्कुल सही तो है, ये कंटेंट कोई फेक न्यूज़ वगैरह उसको रेगुलेट तो कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे बताया गया इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या बताई जा रही हैं, चलो वो समझते हैं। मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे ये वाला पिक्चर जो है मैं आपके साथ में थोड़ी देर बाद में देखूंगा। कौन सा वाला पिक्चर? ये वाला पिक्चर। अब यहाँ पर एक इशू इसका ये बताया जा रहा है कि ये जो आईटी रूल है, इस आईटी रूल का सेक्शन 4 क्या बोलता है, पहले इसको देखो। आईटी रूल का सेक्शन 4 ये बोलता है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई फेक न्यूज़ फैलता है तो हम लोग ये पता लगाएंगे कि उसका ओरिजिनेटर कौन है, सबसे पहली बार वो न्यूज़ आर्टिकल किसके थ्रू फैलाया गया है। तो जब आप लोग ओरिजिनेटर का पता लगाओगे तो कहीं ना कहीं उसकी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, उसकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार डायरेक्टली करवा रही है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये बोली गई कि एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो पहला इशू आपको ये देखने को मिल जाएगा। पहला और आखिरी मेजरली इशू यही है जिसको लेकर काफ़ी चर्चा की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल मैंने आपको बता दिया, प्लस दूसरा इशू यह है कि सरकार इस प्रकार से काम कर रही है, मान लो यहाँ पर सरकार ने कुछ गलत किया ही है, तो उसके बाद कोई व्यक्ति यहाँ पर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू लिखता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तो इससे क्या हो सकता है, इससे यहाँ पर उसका अकाउंट को बैन किया जा सकता है। सरकार के पास पावर आ गई है इस आईटी रूल के तहत। तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी खुल के बोलने का हक है, उसके पास जो फंडामेंटल राइट है, वो भी यहाँ पे वायलेट होगा। तो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीच, ये सारी चीज़ यहाँ पर वायलेट होती हुई नजर आएंगी। ये यहाँ पर बेसिकली आईटी रूल 2021 के कुछ इश्यूज़ यानी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों ने एक एक बात बहुत क्लियरली, बहुत सिंपल से शब्दों में समझ ली है। समझ लिए तो वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको फटाफट दबा दो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पेंटेड लेपर्ड गेको के बारे में। अब ये गेको क्या होता है यहाँ पे समझेंगे। तो बेसिकली लेपर्ड कलर में ये पेंटेड गेको है, तो इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 से आप रिलेट कर पाओगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। एक नई रिसर्च हुई है, एक नया गेको पाया गया है आंध्र प्रदेश ओडिशा में, ठीक है ना। तो एक नई स्पीशी यहाँ पर देखने को मिली है कुछ इस प्रकार से। तो लेपर्ड का जैसे कलर होता है ब्लैक और ब्राउन, ठीक है, या फिर ब्राउन और येलो, सॉरी, तो उसी प्रकार का यहाँ पे कलर इस गेको का देखने को मिला है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको यहाँ पे लेपर्ड गेको का नाम दिया गया है। तो एक नई कलरफुल स्पीसी पाई गई है। ध्यान रखना इसके बारे में। इस गेको का जो साइंटिफिक नेम है वो है यूबलफेरस पेक्टस, तो इसका ये साइंटिफिक नेम है। इसको हम लोग पेंटेड लेपर्ड गेको के नाम से भी जानते हैं। अब इस स्पीशी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूबलफेरस पेक्टस इसका नाम है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। ये आपको ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न एशिया के अंदर पाई जाती हुई नजर आएगी। प्लस ये जो नई स्पीशी है ये आपको ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। प्लस ये एक नॉक्टर्नल स्पीशी है, यानी कि रात में जागती है, दिन में सोने वाली स्पीशी है। फिर उसके बाद जो ये नई प्रकार की प्रजाति पाई गई है ये आपको ज़्यादातर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर देखने को मिल जाती है। खासकर यहाँ पर आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर। तो इसी वजह से इन एरिया के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। ये जो गेको जीनस है यूबलफेरस करके, इसकी खुद की यहाँ पर 7 प्रजातियाँ हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो जीनस है, जो फैमिली है, ये इसी के अंदर 7 प्रजातियाँ हैं और इसी प्रजाति की एक नई प्रजाति हम लोग को मिली है। अब यहाँ पे इसके IUCN स्टेटस के बारे में बात करें, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर के बारे में, तो IUCN का स्टेटस ये बोलता है ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर, यानी कि इसकी जनसंख्या बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। नहीं बचाया गया तो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी ये। और ये ज़्यादातर यहाँ पर आप कह सकते हो ईस्टर्न घाट्स पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप कह सकते हो एक सर्वे किया गया जहाँ पे पता लगाया गया ईस्टर्न घाट्स के अंदर ये काफ़ी अच्छे से पाई जाती है। ईस्टर्न घाट्स कौन से हो गए, तो एग्जैक्टली यहाँ पर हो गए। आंध्र प्रदेश वाला रीजन भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। ये हो गया ईस्टर्न घाट्स और ये हो गए हमारे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब इतना समझ लिया। तो गेको की एक प्रजाति है। अब क्वेश्चन ये है कि गेकोज होते क्या हैं। गेकोज बेसिकली रेप्टाइल्स हैं जो कि यहाँ पर सभी कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद एशिया,
देन ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कॉन्टिनेंट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका को छोड़कर। ध्यान रखना, एंटार्क्टिका जो कि बिल्कुल नीचे हिस्से पर देखने को मिलेगा, उसको छोड़कर सभी जगह पर ये गेको पाई जाती है। एक कलरफुल लिजर्ड यानी छिपकली का ही एक प्रकार आपको ये देखने को मिलता है। ये खासकर रेन फॉरेस्ट टू डेजर्ट प्लस कोल्ड माउंटेन सभी जगह पर पाए जाते हैं, चाहे वो रेन फॉरेस्ट हो, चाहे वो डेजर्ट वाला एरिया हो, चाहे वो कोल्ड माउंटेन्स हो, सभी जगह पर आपको ये छिपकलियाँ देखने को मिल जाती हैं। और ज़्यादातर जो गैकोज होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि रात में ये एक्टिव रहती हैं और दिन में यहाँ पर सोती हैं। मैंने आपको बताया इसके बारे में। प्लस इनके यहाँ पर 6 फैमिलीज़ देखने को मिलती हैं। 6 फैमिलीज़ के सबके नाम दे रखे हैं। अभी जो हम लोग फैमिली के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो यूबल फेरेडे वाली फैमिली है, जिस फैमिली से एक प्रजाति अभी हम लोग को मिली है। ठीक है ना, आगे आते हैं। अब कुछ और गैको की प्रजातियाँ भारत के अंदर पाई जाती हैं जो कि पिछले टाइम पे चर्चा में थी। पिछले साल नवंबर में एक गैको की प्रजाति चर्चा में थी और पिछले साल जून में एक गैको की प्रजाति चर्चा में थी। तो वो कौन कौन सी हैं? एक इंडियन गोल्डन गैको, ये गैकोनेडे फैमिली से बिलोंग करती है। बेसिकली तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इसको शेड्यूल 1 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है और IUCN लिस्ट के अंदर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, मतलब इसकी जनसंख्या अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक प्रोटेक्शन दी गई है। क्योंकि जब आप लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को देखते हो तो 6 शेड्यूल हैं। 6 में से जो शेड्यूल 1 है ये बोलता है कि अगर किसी भी जानवर को इस शेड्यूल 1 के अंदर डाला जाता है तो बेसिकली यहाँ पर उसको एक रेगोरस प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसका वोलेशन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी को चार्ज किया जाएगा। तो ये हो गई बात इंडियन गोल्डन गैको के बारे में। उसके बाद दूसरा गेको है टोके गेको। ये भी भारत के अंदर पाया जाता है। ये बेसिकली फैमिली गेकोनेडे से बिलोंग करता है। यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन किया गया है इंडो मलयन रीजन के अंदर, आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 4 के अंदर आपको ये प्रजाति देखने को मिल जाती है और IUCN रेड लिस्ट के अंदर अगेन लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में, मतलब कि यहाँ पर इसकी जान को ज़्यादा खतरा है नहीं। ठीक है ना, तो ये आपको ये सारी रेड लिस्ट के अंदर ये अलग अलग लिस्ट मेंटेन की जाती हैं लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में, मतलब कि ज़्यादा खतरा यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा इस प्रजाति को। आगे आते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसके अंदर 4 शेड्यूल्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPSC 2020 में ही एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था प्रीलिम्स में। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मान लो एक पर्टिकुलर प्लांट है, एक पर्टिकुलर प्लांट की प्रजाति है जिसको हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 6 के अंदर रख दिया। अब शेड्यूल 6 के अंदर जब हमने रख दिया तो उसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? क्या अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट द प्लांट? दूसरा यहाँ पर सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, या फिर ऑप्शन सी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है, या फिर ऑप्शन डी सच अ प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग टाइप कर सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पर आपके सामने ओपन कर दिया है, इसको पॉज करो, शेड्यूल 6 को पढ़ो। ठीक है, पॉज कर लिया, पढ़ लिया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसका आंसर क्या हो सकता है, बाद में आपको इसका आंसर बता दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे आते हैं। ये गेको के बारे में हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये आर्टिकल का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि आप लोग GS पेपर 1 के अंदर भी इसको इंक्लूड कर पाओगे। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली हम लोगों ने तेलंगाना फॉर्मेशन डे को सेलिब्रेट किया है, तो डिस्कस करेंगे तेलंगाना फॉर्मेशन डे क्या है और तेलंगाना कैसे बना था, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इस आर्टिकल को GS पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे, GS पेपर 1 हिस्ट्री से भी आप लोग रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर तेलंगाना फॉर्मेशन डे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हुआ क्या है, तो अभी यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया 2 जून को। तो 2 जून को सेलिब्रेट किया और इसी अवसर पर तेलंगाना के गवर्नर ने सभी लोगों को बधाइयाँ दी हैं और सबको बोला हैप्पी तेलंगाना फॉर्मेशन डे। अब यहाँ पर आपको ये तेलंगाना का मैप देखने को मिलेगा। जब आप लोग तेलंगाना का मैप देखते हो तो इसके आसपास कौन कौन से स्टेट हैं ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इधर महाराष्ट्र है, फिर इधर छत्तीसगढ़ है, देन आंध्र प्रदेश है, देन इधर आपको ये कर्नाटका देखने को मिल जाता है। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसके बारे में चर्चा की गई है। अब तेलंगाना कैसे बना पहले जानते हैं। तो 2 जून 2014 की बात है। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को सेपरेट कर दिया गया, और इसी के साथ में तेलंगाना 29th स्टेट बन चुका था। लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर को जब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनाया गया आर्टिकल 370 को इनॉपरेट करके, तो उसके बाद यहाँ पर करंट टाइम पर ये 28वां स्टेट आप लोग कह सकते हो। क्लियर हुआ। तो तेलंगाना 2 जून 2014 में अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो इसी वजह से 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून को तेलंगाना बनकर निकला। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग इसका हिस्ट्री को देखें
तो आंध्रा स्टेट एक्ट 1953 यानी कि 1953 में अगर आप लोग देखोगे तो 1953 में सबसे पहली बार मांग चली थी कि हाँ तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर देना चाहिए। वो किस बेसिस पर, तो बहुत सारे कारण उस समय पर देखने को मिले। उस कारण के अंदर एक कारण ये था कि देखो आंध्र प्रदेश के अंदर लगातार इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहा था, लेकिन तेलंगाना के ऊपर प्रॉपरली फोकस नहीं किया जा रहा था। तो एक चीज़ तो आपको ये देखने को मिल जाएगी। इस वजह से यहाँ पर 1953 से लेकर मांग स्टार्ट हुई और 1955 में ये मांग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी कि हाँ तेलंगाना को अलग कर देना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा था कि जो जॉब्स वगैरह मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सरकार जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो सब आंध्र प्रदेश वाले एरिया के ऊपर किया जा रहा है, तेलंगाना के ऊपर काम कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर यह मांग हो रही थी। तो आंध्र स्टेट 1953 ये बेसिकली एक एक्ट आता है आंध्र स्टेट 1953 और इसके बेसिस पर यहाँ पर आंध्रा जो है पहला एक ऐसा राज्य बनता है जो कि भाषा के आधार पर बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है आंध्र स्टेट 1953 के तहत फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आंध्रा के नाम से जानते हैं, तो ये बनकर आता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में 1955 में मांग चलने लगी थी। मैंने आपको बताया बहुत मांग हो रही थी तेलंगाना को अलग करने की, तेलंगाना हमें अलग से एरिया चाहिए, ये मांग चल रही थी। और उसी के बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आता है। तो 1956 में क्या किया जाता है, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ जो हैदराबाद के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ थे उनको आंध्रा स्टेट से मिला देते हैं, उनको आपस में मर्ज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना की भली अलग से मांग हो रही थी तो उसको इग्नोर कर दिया गया और यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स जो भी एरियाज़ थे हैदराबाद के, वो सब यहाँ पर आंध्र प्रदेश से मिला दिए गए। फिर ये बवाल बढ़ता रहा। 2014 में फाइनली आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों बाइफर्केट कर दिए गए, दोनों को सेपरेट कर दिया गया। तो आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया। तो 2014 में तेलंगाना बनकर आया था। ध्यान रखना इसके बारे में। जो आप लोग जर्नी देखोगे तो ये बहुत लंबी जर्नी है, यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लोग कवर कर सकते हो। जैसे 1955 में मांग चल ही रही थी, फिर उसको इग्नोर करते हुए 1956 में मर्ज कर दिया गया था आंध्र प्रदेश और तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को, लेकिन यहाँ पे बवाल चलता रहा। तो 1955 के बाद में 1969 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने, जब उस समय यहाँ पर ये पीएम हुआ करती थी, इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल बहुत बवाल हो रहा है, इसको लेकर हम लोग एक सोल्यूशन लेकर आएंगे। फिर 1956 में 1956 की बात हो चुकी है, फिर 1969 की बात हो चुकी है। फिर उसके बाद में आप लोग देख पाओगे ये बवाल चल ही रहा था लगातार, कोई भी सोल्यूशन निकल कर नहीं आ पा रहा था। अब ये बवाल पता है कब बढ़ा, साल 2000 में। जैसे यहाँ पर साल 2000 आता है, साल 2000 में एक घटना घटित होती है। वो घटना क्या होती है कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड ये तीनों नए राज्य बनकर आते हैं। तो ध्यान रखना 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड 3 नए स्टेट्स बनकर निकलते हैं और जैसे ये 3 नए स्टेट बनते हैं, तेलंगाना को अलग करने की जो मांग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है कि हाँ बिल्कुल हमें भी यहाँ पर तेलंगाना अलग स्टेट चाहिए। और ये मांग बढ़ते बढ़ते 2000 में काफ़ी तेज़ी से ये जो मांग है बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते 2010 के अंदर इस पूरे मुद्दे को देखते हुए एक कमेटी को बैठाया गया, जिसको हम लोग यहाँ पर श्री कृष्णा कमेटी के नाम से जानते हैं। तो श्री कृष्णा कमेटी ने अपने यहाँ पर सोल्यूशन दिया तो था, लेकिन श्री कृष्णा कमेटी की भी यहाँ पर कोई बात सुनी नहीं गई। 6 पॉइंट्स यहाँ पर श्री कृष्णा कमेटी ने दिए थे, ये कर सकते हैं, लेकिन किसी ने यहाँ पर इस कमेटी की बात सुनी नहीं और फाइनली 2013 के अंदर इस पूरे रिजोल्यूशन को यहाँ पर अडॉप्शन दिया जाता है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कैबिनेट अप्रूवल मिलता है और उसके बाद में यहाँ पर चर्चा की जाती है, हाँ बिल्कुल आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तेलंगाना को हम लोग अलग कर देंगे। और आने वाले 10 साल के लिए जो हैदराबाद, मतलब कि देखो जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना को अलग किया गया तो कैपिटल को लेकर लड़ाई होने लगी। कैपिटल क्या हो सकता है, जैसे आज के टाइम पर चंडीगढ़ और पंजाब को लेकर देखने को मिल जाता है, हरियाणा को लेकर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये मांग यहाँ पे चलने लगी। अब कैपिटल को लेकर क्या डिसाइड किया गया, तेलंगाना बोलने लगा ये हैदराबाद कैपिटल हमें मिलेगी और आंध्र प्रदेश बोलने लगा ये कैपिटल हमें मिलेगी। लेकिन डिसाइड ये हुआ कि जब 2014 में इन दोनों को अलग किया गया तो बोला यह गया कि आने वाले 10 साल तक जो हैदराबाद है वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की कैपिटल रहेगी और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कैपिटल शिफ्ट कर दी जाएगी तेलंगाना के पास में और आंध्र प्रदेश तब तक अपनी कैपिटल बना लेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर चर्चा होती है और इसी के बेसिस पर 2014 के अंदर ये दोनों राज्य अलग हो जाते हैं। तो तेलंगाना फॉर्मेशन कैसे हुआ आप लोगों ने इसके बारे में सीख लिया है। बाकी जब तेलंगाना स्टेट बना तो इसके अंदर कैसे कैसे डिवीज़न हुआ, तो यहाँ पे आप देख पाओगे लोकसभा के अंदर जो 42 सीट थी इसके यहाँ पर 25 आंध्र प्रदेश के पास गई, 17 तेलंगाना के अंदर। फिर इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो सीट है 175 आंध्र प्रदेश के पास रहीं और 119 तेलंगाना के पास रहीं। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद
एक और बहुत बड़ी चर्चा होती है। चर्चा क्या होती है, जैसे यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग होते हैं, एक बहुत बड़ा विवाद उठ जाता है। वो विवाद होता है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट का। अभी कृष्णा वाटर डिस्प्यूट क्या है हम लोग उसको भी थोड़ा सा समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले तेलंगाना के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लो, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पर यह बता दिया कि आने वाले 10 साल के लिए जो हैदराबाद है वो आंध्र प्रदेश को दे दिया जाएगा। नहीं, यहाँ पर जो हैदराबाद है वो एक कॉमन कैपिटल की तरह रहेगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, और 10 साल बाद वो जो हैदराबाद है वो यहाँ पर तेलंगाना को दे दिया जाएगा। तो आज के टाइम पर हम लोग देखते हैं तेलंगाना के जो कैपिटल है वो आपको हैदराबाद देखने को मिलता है। देन उसके बाद में बॉर्डर्स की अगर हम लोग बात करें तो तेलंगाना किस किस के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। बाकी तेलंगाना के आपको 4 आइकन्स देखने को मिलते हैं। जैसे स्टेट बर्ड की बात करें तो स्टेट बर्ड में पलपिता स्टेट बर्ड है, जिसको हम लोग इंडियन रोलर या फिर ब्लू जे के नाम से जानते हैं। देन स्टेट एनिमल की बात करें जिंका, जिसको हम डियर बोलते हैं। स्टेट ट्री की नाम की बात करें तो यहाँ पर जम्मी चेतु या प्रोस्पोसिस सेनेरिया यहाँ पे इसका नाम है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो यहाँ पर तंगेडू, और इसको हम लोग तनेट्स कैसिया के नाम से जानते हैं, तो ये एक स्टेट फ्लावर है। तो हमने तेलंगाना के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। पॉपुलर फेस्टिवल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हिंदू फेस्टिवल जैसे उगाड़ी, उसके बाद श्री राम नवमी, बोनालू, विनायक चतुर्थी, दशहरा, दीपावली, उसके बाद संक्रांति, होली, महाशिवरात्रि, ये सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। बाकी तेलंगाना की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है वो है रमप्पा टेम्पल। जब आप लोग बात करें तो रमप्पा टेम्पल की तो आपको ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। और ये जो टेम्पल है इसको यहाँ पर सैंड बॉक्स टेक्निक को थ्रू यहाँ पे बनाया गया है, या फिर आप कह सकते हो इस टेम्पल को सैंड बॉक्स के ऊपर बनाया गया है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। अब ये सैंड बॉक्स टेक्निक क्या होती है ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर पूछी जा सकती है। ये आपको रमप्पा टेम्पल देखने को मिलेगा, इसके नीचे पूरा का पूरा पहले सैंड बॉक्स बनाया गया है। ये आपको सैंड बॉक्स देखने को मिलेगा, फिर उस सैंड बॉक्स के ऊपर इस मंदिर को बनाया गया है। रमप्पा टेम्पल को हम लोग रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली आप लोग देख पाते हो कि काकेतिया स्टाइल हिंदू टेम्पल के अंदर बनाया गया है, प्लस गॉड शिव जी को डेडिकेट किया गया है, तेलंगाना के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद में यहाँ पर आर्किटेक्चरल स्टाइल वेसरा स्टाइल है। क्रिएटर कौन थे, रिचार्ला रुद्रा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मुलुगु के अंदर आपको देखने को मिलेगा। डीटी कौन से हैं, तो रामलिंगेश्वरा स्वामी यानी शिव जी को यहाँ पर डेडिकेट किया गया है। इसको 13वीं सेंचुरी में कंप्लीट किया गया था। उसके बाद यूनेस्को ने बेसिकली यहाँ पर इसको एक हेरिटेज साइट की तरह देखा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह यहाँ पर इसको रिकग्निशन प्राप्त है। बाकी हम लोग बात करें ये सैंड बॉक्स टेक्निक क्या होती है, देखो ये जो टेक्निक होती है इसमें एक गड्ढा रहेगा, उस गड्ढे के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों का मिश्रण डालते हैं, जैसे कि सैंड लाइम हो गया, गुड़ हो गया, जैगरी हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग जैगरी बोलते हैं, प्लस उसके बाद में करक्या यानी ब्लैक मायरोबलन फ्रूट, एक फ्रूट है, ये भी डाला जाता है। तो इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर हम लोग बनाकर इस पूरे गड्ढे के अंदर डालते हैं और फिर उसके ऊपर टेम्पल को बनाया जाता है। तो इसी को हम लोग सैंड बॉक्स टेक्निक के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है कि इसका जो फाउंडेशन है वो एक गद्दे की तरह रहेगा, कुशन की तरह, यानी कभी अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो वो भूकंप आराम से टेम्पल झेल पाएगा, सालों साल ये टेम्पल टिका रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भूकंप पे गिर जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से एक कुशन टाइप में यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, इसी के लिए सैंडबॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसी बनते हैं, उसके बाद एक सबसे बड़ा विवाद स्टार्ट होता है। वो विवाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट का विवाद। और साथ ही साथ तेलंगाना अभी पिछले साल चर्चा में था, क्यों? क्योंकि तेलंगाना ने ड्रोन के माध्यम से क्या किया है, वैक्सीन की डिलीवरी को स्टार्ट किया है। तो वैक्सीन को डिलीवर किया है ड्रोन के माध्यम से, इस वजह से भी तेलंगाना काफ़ी चर्चा में रहता है। नाउ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट रहता है, तो इस डिस्प्यूट को भी समझ लेते हैं। हालांकि अलग से टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसी के अंदर थोड़ा समझा दूंगा ताकि आप लोग इस चीज़ को लेकर भी एक क्लैरिटी रखो। तो तेलंगाना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पर नीचे की साइड में देखने को मिल जाएगा। पहले ये एक हुआ करता था, अब अलग अलग हो चुके हैं। अब जब बात करते हैं हम लोग कृष्णा रिवर की, तो ये कृष्णा रिवर आ रही है महाराष्ट्र से निकलती हुई आ रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो इस 4 राज्यों में बहती है। महाराष्ट्र से ये नदी निकली, कृष्णा नदी यह है। उसके बाद कर्नाटका से होती हुई आंध्र प्रदेश, उस मतलब ये अब तो तेलंगाना है, और उसका आंध्र प्रदेश से होती हुई निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर गिरती है जाकर बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी डायरेक्ट गिरती है। तो ऊपर तेलंगाना है और नीचे आंध्र प्रदेश आपको ये देखने को मिल जाता है। अब ये जो नदी है इसको लेकर बहुत लंबे समय से विवाद हो रहा है, और विवाद में जब हम लोग बात करते हैं तो ये विवाद क्या है,
जब देखो कृष्णा नदी की बात करते हैं तो कृष्णा नदी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब यह है कि ये यहाँ से वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड में बह रही है, ये रही कृष्णा नदी, और ये इस प्रकार से 4 राज्यों से बहती हुई आके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है ना। तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद जाके बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए। ये क्लियर हो गया है आपको। अब क्या हुआ, ये जो पानी है इस पानी को लेकर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, किस किस के बीच में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। और इन लड़ाइयों को सुलझाने के लिए हमने कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को बनाया था। अब ये ट्राइब्यूनल क्यों बनाए गए, आपको पता होगा कि हमने इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को लेकर आए थे। अब इस 1956 के एक्ट का मेजर फोकस ये था कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर किसी भी राज्य में नदी के पानी को लेकर डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो उसका एक सॉल्यूशन लेकर आया जाएगा और उसके लिए वो जो मुद्दा है उसके लिए यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। तो हर एक कोई भी वाटर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा राज्यों के बीच में, तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बन जाता है। तो जैसे यहाँ पर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है तो इसके लिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को बनाया गया था इसी एक्ट के माध्यम से। और इसने क्या किया, 1969 में इस ट्राइब्यूनल को बनाया और इसने कुछ ही टाइम पे इस मुद्दे को सुलझा दिया। 1973 में इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया। अब जब इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसने यहाँ पर ये सारी बातें बताई कि जो नदी का पानी है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे डिवाइड कैसे होगा, तो इसमें यहाँ पर बोला कि देखो नदी में लगभग 2060,000 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर आपको देखने को मिलेगा। अब इसको कैसे बांटा गया, 560,000 मिलियन क्यूबिक फीट जो पानी है वो महाराष्ट्र के पास जाएगा और 700 टीएमसी कर्नाटका के पास और 800 टीएमसी आंध्र प्रदेश के पास। तो यहाँ पे ये चर्चा बहुत पुरानी है, 1976 में बांटा गया था, तब तक तेलंगाना नहीं बना था। आपको ध्यान रखना है तेलंगाना 2014 में बना था। ये कहानी आराम से चलती रहती है। हालांकि यहाँ पर इसका मेजर फोकस ये भी था कि हम लोग 2010 के बाद से यहाँ पर चीज़ें बदलेंगे। तो 2010 के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे पानी का वापस से रिलोकेशन हुआ, पानी को वापस से बांटा गया। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2010 के अंदर बैठा और इसने वापस से पानी को बांटा और अब यहाँ पे सबको पास जो पानी है उसको बढ़ा दिया गया। जैसे कि आंध्र प्रदेश को यहाँ पे अलोकेट किया गया, कितना, तो आंध्र प्रदेश को यहाँ पर 1001 टीएमसी अलोकेट किया गया। कर्नाटका को यहाँ पे अलोकेट किया गया 911। उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र को अलोकेट किया गया 666। तो ये वाटर यहाँ पे अलोकेट कर दिया गया था इन सभी को। अब क्या होना था, इस ट्राइब्यूनल को वापस से रिव्यू करना था साल 2050 के बाद में, लेकिन हुआ क्या, उससे पहले ही साल 2014 के अंदर हो जाता है एक प्रॉब्लम और तेलंगाना आंध्र प्रदेश हो जाते हैं अलग, तेलंगाना एक अलग से राज्य बन जाता है और फिर से विवाद उठने लगता है। तेलंगाना बोलता है कि पानी का बंटवारा फिर से यहाँ पर होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर इसको लेकर अगर हम लोग देखें तो हमारी सरकार का कहना यह था कि आंध्र प्रदेश को जितना पानी दिया गया है, जैसे कि 1001 टीएमसी दिया गया है, उसी में से यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में बांट देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर बार बार बवाल उठता रहा और इसको बांटने के लिए बारे में डिसीजन लिया गया और मेजर फोकस ये किया गया कि चलो हम लोग किसी राज्य का कहना यह था कि चलो 50-50% बांट देंगे दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, तेलंगाना को थोड़ा सा पानी कम मिल रहा था और आंध्र प्रदेश को आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा था। तो इसी के चक्कर में यहाँ पर क्या होता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में वापस से एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है और फिर ये मुद्दा यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो मुद्दा है इसकी वापस से सुनवाई होने के लिए बार बार इसके ऊपर एक डिसीजन लिया जाता है। अभी रिसेंट डेज में यहाँ पे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस होते हैं, वो यहाँ पर इस कृष्णा वाटर डिस्प्यूट को अपने आप को पीछे हटा लेते हैं इस डिस्प्यूट से, ठीक है, कि हम लोग इस डिस्प्यूट की सुनवाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं कि हम लोग को फिर बायस माना जाएगा कि हम लोग इसकी तरफ से बोल रहे हैं, हम लोग इसकी तरफ से बोल रहे हैं। तो रिसेंट डेज में इसलिए भी चर्चा में था। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहा गया कि अब आने वाले टाइम पर इसका एक सोल्यूशन लेकर आया जाएगा, जो कि अभी तक कोई सोल्यूशन प्रॉपरली आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। तो अभी भी जो विवाद है वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में बटा हुआ है कि पानी को कैसे बांटा जाए, ठीक है ना, क्योंकि एक राज्य बन गया था तो उसके बाद ये वापस से विवाद स्टार्ट हो चुके थे। तो ये सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के बारे में आप लोगों ने जान लिया है, बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को करेंगे समाप्त। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। नाउ आप लोग वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर दबा देना, एक सपोर्ट मिलता है। और बस इतना ही है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।